हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम यूनिट 6 कंटिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 और एक्ट 1, जैसा आप कहना चाहो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 6 के साथ, विच इज कंटिजेंट एंड द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, देन वी विल प्रोसीड further to the quasi contract. In this unit we shall briefly examine what is called a contingent contract. तो ठीक है, हम इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं कि contingent contract क्या होता है, its essential and rules regarding enforcement of types of contract. उसके क्या essentials हैं और क्या rules हैं आपके enforcement को लेकर। The Contract Act recognizes certain cases in which an obligation is created without a contract. Such obligations arises out of certain relations which cannot be called as contract in the strict sense. There is no offer. वो contract आपके नहीं कहे जा सकते। यहाँ पर कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। नो कॉन्शियंसेस एड इडम बोले तो फ्री कंसेंट. And in fact, neither agreement nor promise, yet the law imposes the obligation, configured in the light of the other. We shall have a look on these cases of quasi contract. इन्हें हम quasi contract कहते हैं, जहाँ पर no acceptance, no offer, no consciences addendum, no agreement, no promise, just law imposed these contract on everybody. These are recognized as quasi contracts. कॉन्ट्रैक्ट में बी एब्सोल्यूट और कॉन्टिजेंट. कॉन्ट्रैक्ट आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कॉन्टिजेंट भी हो सकता है. एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द प्रोमिसर अंडरटेक टू परफॉर्म. एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जहाँ पर आपके प्रोमिसर ने बोला है कि मैं ये चीज़ करूँगा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन, किसी इवेंट पर बिना किसी कंडीशन के, देन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट. अब जो हमारी डेफिनेशन है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमें सेक्शन नंबर 31 के अंदर दी गई है. अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ करने के लिए हो या कुछ ना करने के लिए हो. इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कोई इवेंट जो कोलेटरल है, मतलब जुड़ा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से, डज और डज नॉट हैपन, होता है या फिर नहीं होता है. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके जो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं. अगर वो होंगे तो आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा तब वो होंगे. These type of contracts are called contingent contract, which are dependent on the some event or such collateral contracts. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी फॉल अंडर दिस कैटेगरी. मीनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट्स. Pollock versus Mullah defined collateral event as an event which is neither a performance directly promised. ऐसा इवेंट ना तो वो डायरेक्टली प्रोमिस्ड हो एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में, नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, ना वो पूरी तरीके से कंसिडरेशन हो प्रॉमिस का. उसे हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल इवेंट, मतलब मिलता जुलता. देन हमारे पास है एसेंशियल्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट हमारे पास है द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग. डिपेंडेंट होती है हैपनिंग पर या फिर नॉन हैपनिंग पर, किसी दूसरे इवेंट या फिर कंडीशन की. कंडीशन में भी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, मतलब पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है. ए प्रॉमिस टू पे 50,000 टू बी इफ द रेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ए बी को 50,000 रुपये देगा अगर महीने के पहले दिन पर बारिश पड़ जाती है तो यहाँ पर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ द रेन. ओके.
देन बी पॉइंट हमारे पास है द इवेंट रेफर्स टू हैज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट जो है आपका पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। द इवेंट शुड नाइदर बी परफॉर्मेंस, ना वो परफॉर्मेंस होगा जो प्रॉमिस करी गई है, ना ही वो कंसिडरेशन होगा। ठीक है, ये एग्जांपल आप पढ़ लेना। सी पॉइंट हमारे पास है कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। जो आपके कंटिजेंट इवेंट हैं वो मेयर विल नहीं होंगे प्रॉमिसर की। द इवेंट शुड बी कंटिजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रॉमिसर। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए प्रॉमिस टू पे बी 1,00,000 रुपये, इफ ही सो चूजेज, इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ए ने बोला है बी से कि अगर तुम ये चूज करते हो ना तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। तो ये हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इनफैक्ट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, और ना ही यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये वोग है, आपको पता ही नहीं है कि क्या चूज करना है। ठीक है, हाउएवर वेयर द इवेंट विद इन द प्रॉमिसर्स विल बट नॉट मेयरली हिज विल। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, जब कोई इवेंट प्रोमिसर की विल के अंदर हो बट नॉट मेयरली हिज विल, पर उसकी विल ना हो। ठीक है, इट मे बी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तब हम उसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इफ ए प्रॉमिस टू पे बी 1,00,000 रुपये, इफ इट इज रेन, अगर बारिश पड़ती है 1 अप्रैल को और ए जाता है दिल्ली से मुंबई के लिए ऑन अ पार्टिकुलर डे, उसी डे पर, इट इज़ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये हैपनिंग ऑफ रेन और ए जाएगा दिल्ली टू मुंबई, उन दोनों चीज़ पर डिपेंडेंट है, बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज़ एन इवेंट। अब देखो, गोइंग टू मुंबई इज़ एन इवेंट, ठीक है, नो डाउट विद इन एज विल, ये ए के ऊपर है। ठीक है, कि वो दिल्ली से मुंबई जाए या ना जाए, वो ये कर सकता है, पर यहाँ पर जो रेनिंग होने वाली है वो एक ही विल के अंदर नहीं है, बट रेनिंग इज नॉट मेयरली हिज विल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। देन हमारे पास डी पॉइंट है विच इज द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। जो आपका इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, निश्चित नहीं होना चाहिए। व्हेन द इवेंट इज सर्टेन और बाउंड टू हैपन, जब इवेंट सर्टेन होता है या फिर मतलब होना ही होना है, बाउंड टू हैपन है, द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म, देन इट इज़ नॉट अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, तब वहाँ पर आपको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है डिपेंडेंट, अनसर्टेन। रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट, क्या क्या रूल्स हैं जो कि आपके रिलेटिंग है इन्फोर्समेंट से, ये हमें दिए गए हैं सेक्शन नंबर 32, 33, 34, 35 एंड 36 के अंदर। रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है विच इज द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। ये हमें सेक्शन 32 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 32 सेज दैट वेयर अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। जब आपने कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कुछ चीज करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन, अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है, ठीक है, अनसर्टेन इवेंट, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ, तब आप उसे लॉ के अंदर इन्फोर्स नहीं करा सकते अनलेस एंड अनटिल द इवेंट सो हैपन, उस इवेंट के होने से पहले। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर वो इवेंट जो इम्पॉसिबल बन जाता है, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल टर्न इनटू अ वॉइड। ओके, A contract to B pay a sum of money when B marries to C, C dies without being married to B, C मर गई, तो यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बन गया है void। देन हमारे पास B पॉइंट है विच इज द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट टू एन इवेंट नॉन हैपनिंग। अब आपने कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा है कि कोई इवेंट नहीं होगा उसके लिए,
Where a contingent contract is made contingent to a non-happening of an event, it can be enforced only when its happening become impossible. तो देखो, अब इस टाइप के केस में क्या है कि आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को तब ही इन्फोर्स करवा सकते हो जब उस इवेंट की अनहैपनिंग इम्पॉसिबल, मतलब वो अनहैपन्ड हो जाए, मतलब एकदम इम्पॉसिबल हो जाए उसका हैपन होना। जैसे कि आपने कोई शिप से गुड्स मंगाए थे और आपने बोला था अगर ये शिप इतनी तारीख तक यहाँ नहीं आएगी तब मैं आपको इतने रुपए दूंगा, और शिप आपकी डूब गई, मतलब इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि अब वो इवेंट होगा ही नहीं, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन्फोर्सिबल। सेम बोला है आपके सेक्शन नंबर 33 के अंदर, फिर भी पढ़ लेते हैं। वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मेड टू और डू नॉट टू एनीथिंग इफ देन फ्यूचर इवेंट्स डज नॉट हैपन, अगर कोई आपका फ्यूचर इवेंट नहीं होता है उसके लिए बनाए गए हैं, इट कैन बी इन्फोर्स, तभी हम उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं। व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, जब आपके इवेंट की हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए, उससे पहले आप इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। देन हमारे पास सी पॉइंट है, विच इज a contract would cease to be enforceable if it contingent upon the conduct of a living person, अगर वो कंटीजेंट है कंडक्ट पर एक लिविंग पर्सन के, when that living person does something to make the event or conduct impossible of happening, अगर वो जो लिविंग पर्सन है कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे कि उसका इवेंट या फिर जो कंडक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है होने से। पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। Section number 34, if a contingent contract upon as to how a person will act has an unspecified time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything, कुछ ऐसा काम करता है which rendered it impossible, जो कि उसे बताता है कि अब impossible हो चुका है, then he should so act with in the definite time, तो वो डेफिनेट टाइम के अंदर करेगा, और अदरवाइज देन अंडर सम कंटिजेंसी। या उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने एग्री करा बी को कि मैं आपको कुछ सम ऑफ मनी दूंगा इफ़ बी मैरी सी, अगर बी सी से शादी करता है। ए ने प्रॉमिस करा है बी को कि वो बी को कुछ पैसे देगा अगर बी सी से शादी करता है, पर सी ने कर ली है डी से शादी, ठीक है। द एक्ट ऑफ सी हैज़ रेंडर्ड द इवेंट ऑफ मैरिंग बी हैज़ इम्पॉसिबल, तो अब सी का जो एक्ट है ना यहाँ पर, उससे क्या हो गया है कि बी की शादी करनी इम्पॉसिबल हो गई है सी से, क्योंकि सी ने डी से शादी कर ली। इट इज़ थ्रो पॉसिबल इफ़ द डिवोर्स बिटवीन, अब ये तभी पॉसिबल होगा जब डिवोर्स हो जाता है सी और डी के बीच में। ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं, उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट के अंदर क्या हुआ था कि द डिपेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, जो हमारे डिपेंडेंट भैया हैं उन्होंने बोला था कि जब मेरा बाप मर जाए तब मैं आपसे शादी करूँगा या करूँगी। वाइल द फादर हैज स्टिल अलाइव, और आपके जो पिताजी हैं वो अभी भी जिंदा हैं, ही मैरिड अनदर वुमन, उन्होंने दूसरी औरत से कर ली है शादी। इट वॉज हेल्ड दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल, तो अभी इम्पॉसिबल हो गया है डैट ही शुड मैरी द प्लेंटिफ, कि वो प्लेंटिफ से मैरी करे, मतलब शादी करे। एंड शी वॉज एंटाइटल्ड टू श्यू हिम, और जो हमारी जो दीदी हैं वो एंटाइटल्ड हैं कि वो आप उन पर केस कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। डी पॉइंट है हमारे पास, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम के अंदर होना था। Section 35 says that contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event, कोई specified uncertain event happens within a fixed time, होता है किसी एक फिक्स टाइम के अंदर अंदर, become void, if वो void हो जाएगा अगर at the expiration of the fixed time such event has not happened or before the time fixed such becomes impossible, अगर उस टाइम से पहले ही वो मतलब या तो टाइम ही ख़त्म हो गया या उस टाइम से पहले वो हो जाते हैं, then the contract becomes void। ई पॉइंट है हमारे पास, कंटिंजेंट और स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग
विद इन द फिक्स टाइम। और यहाँ पर ऊपर वाले का उल्टा, यहाँ पर कुछ ना करने के लिए है कि कुछ फिक्स टाइम के अंदर ना हो। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग स्पेसिफाइड एंड डज नॉट हैपन, यहाँ पर डज नॉट हैपन है विद इन फिक्स टाइम। इट मे बी इन्फोर्स बाय लॉ एट द टाइम फिक्स हैज़ एक्सपायर्ड। यहाँ पर आप टाइम ख़त्म होने के बाद उसे इन्फोर्स करवा सकते हो। सच इवेंट हैज़ नॉट हैपन और बिफोर द टाइम फिक्स हैज़ एक्सपायर्ड। इफ़ इट बिकम सर्टेन सच इवेंट कैन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन। अगर ये निश्चित हो जाता है कि वो इवेंट अब नहीं होगा तब। देन हमारे पास है कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। सेक्शन नंबर 36 विच इज़ द लास्ट वन। कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। इफ़ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड, अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है तब वो आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ नॉन, चाहे उसकी इम्पॉसिबिलिटी आपको पता हो या फिर ना पता हो पार्टीज टू द एग्रीमेंट को एट द टाइम व्हेन इट, जब वो बना था। ठीक है, यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है इन्फोर्समेंट के रूल्स के साथ। देन आपको दिया गया है वेगरिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस। ये आप खुद से कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट करते हैं। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन एसेंशियल्स एलिमेंट्स। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि उसके अंदर कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं, सच एज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन और फ्री कंसेंट। बट समटाइम्स द लॉ इम्प्लाइज अ प्रॉमिस इम्पोजिंग ऑब्लिगेशंस ऑन वन पार्टी एंड द कन्फरिंग राइट इन फेवर ऑफ द अदर वन। कभी कभी लॉ क्या करता है कि कुछ ऑब्लिगेशंस को इम्पोज कर देता है एक पार्टी के ऊपर, और जो दूसरी पार्टी है उसके फेवर में कुछ राइट्स दे देता है। हालांकि वहाँ पर ना तो कोई ऑफर होता है, ना कोई एक्सेप्टेंस होती है, और ना कोई जेन्युइन कंसेंट भी होता है, ना कोई लॉफुल कंसिडरेशन होती है, एंड इन फैक्ट नाइदर एग्रीमेंट, और ना ही कोई एग्रीमेंट, ना ही कोई प्रॉमिस होता है। सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस, और ऐसे केसेस आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट इन्हें कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, दैम हैज़ अ रिलेशन रिजेंबलिंग दॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही हैं, एंड इन्फोर्स दैम, और उन्हें इन्फोर्स भी कर सकते हैं इफ़ दे वर कॉन्ट्रैक्ट। Hence the term quasi contract resembles, that is resembling a contract। जो आपकी टर्म है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब है रिसेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जैसी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पर कॉन्ट्रैक्ट की जैसी। इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में भी सर्टेन सोशल रिस्पॉन्स रिलेशनशिप गिव अ राइज टू सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन टू बी परफॉर्म बाय सर्टेन पर्सन। दीज आर नॉन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हैज दे क्रिएट सम ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहे हैं, हैज़ इन द केस ऑफ अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के केस में होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जो आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं, जस्टिस और गुड कंसेंस के ऊपर बेस्ड हैं। अ क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिमाइन नो मैन मस्ट ग्रो रिच। ये किसके ऊपर बेस्ड है कि नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस, कि कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं होना चाहिए दूसरे व्यक्ति के घाटे से। These relations are called quasi-contractual obligation. In India, it is also called as certain relations resembling those created by contract. Silent features of quasi-contract कुछ हैं, ठीक है। In the first place, such a right is always a right to money and journal through not always liquidity sum of money. Secondly, it does not arise from any agreement party concerned imposed by law. Third, it is a right which is available not against the whole world but against a particular person। ऐसा राइट है जैसे आप पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकते, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही इन्फोर्स करवा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द रेस्पेक्ट एंड रिसेंबल अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट।
ठीक, केस डीम्ड हैज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ केसेस दिए गए हैं जो आपको माने जाते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की तरह। एक एक कर हम उन्हें पढ़ेंगे। पहला केस हमारे पास है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ऐसे बंदे को आपने कुछ नेसेसिटी सप्लाई करी है जो कि इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन नंबर 38 के अंदर ये आपको दिया गया है और ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। इफ़ अ पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हु इज़ लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या फिर कोई बंदा ऐसा है जो उसे लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद द नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ। ऐसी नेसेसरीज वो उसे सप्लाई करता है जो कि उसकी लाइफ को शूट कर रही हैं, मतलब उसकी लाइफ से मिलती जुलती हैं। द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाइज इज एंटाइटल्ड टू रियम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। तो जिस बंदे ने वो नेसेसिटीज सप्लाई करी हैं वो कैपेबल रहेगा, एंटाइटल्ड रहेगा रियम्बर्स होने के लिए, मतलब उसकी सेटलमेंट होगी उस इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से। जो आपने पहले भी पढ़ा है, जब हमने माइनर के बारे में जब पढ़ा था तब की बात कर रहा हूँ मैं। टू इस्टेब्लिश हिज क्लेम द सप्लायर मस्ट प्रूव, अपने जो क्लेम को स्टैब्लिश करने के लिए जो आपका सप्लायर उसे प्रूव करना होगा, नॉट ओनली द गुड वर सप्लाई टू द पर्सन हु वॉज माइनर और ल्यूनेटिक बट ऑल्सो दे आर सुटेबल, कि जिस बंदे को आपने गुड सप्लाई करे हैं ना, हालांकि वो माइनर है या फिर ल्यूनेटिक पर्सन, बट वो जो आपने गुड्स दिए हैं मतलब सप्लाई करे हैं वो सुटेबल थे, ठीक है, टू हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट, उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के लिए एट द टाइम ऑफ द सेल एंड डिलीवरी। बी पॉइंट है हमारे पास पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर देता है तो। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, अगर कोई बंदा किसी अपने दोस्त वगैरह की पेमेंट कर देता है डेप्ट वगैरह की, ठीक है, जो कि आपका दोस्त लाइबल था पे करने के लिए, एंड हु देयरफॉर पेज इट, तो जिस बंदे ने वो पे करी है और वो बाद में उस दूसरे बंदे से वो पैसे ले सकता है। देन हमारे पास सी पॉइंट है विच इज ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट विच इज सेक्शन नंबर 70। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट, उस बंदे की क्या ऑब्लिगेशंस है, मतलब क्या कर्तव्य हैं अगर उसने कोई बेनिफिट इंजॉय करा है किसी नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का, मतलब आपने कोई ऐसा काम करा था जिसके लिए आपको पैसे चाहिए थे पर नहीं मिले हैं। सेक्शन 70 के अंदर दिया गया है वेयर अ पर्सन हु लॉफुली डज एनीथिंग, किसी बंदे ने कुछ कानूनी रूप से काम करा है दूसरे बंदे के लिए या फिर डिलीवरी करी है किसी चीज़ की, उसको नॉट इंटेंडिंग टू डू ग्रेटिशियसली, मतलब ऐसे ही नहीं, लव आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं करा है उसने, एंड सच अदर पर्सन इन्जॉय द बेनिफिट, और उस बंदे ने बेनिफिट भी इन्जॉय करा है, लेटर इज बाउंड टू पे कंपनसेशन, तो वो बाद में कंपनसेशन पे करने के लिए बाउंड है टू द फॉर्मर इन रेस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ, या फिर वो रिस्टोर करेगा उस बेनिफिट को, थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड, जो हुई हैं या फिर डिलीवर की गई हैं। इट दस फॉलो डैट फॉर अ शूट टू सक्सीड द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव, जो आपका शूट है मतलब जो केस करने के लिए जो आपका जो केस है वो सक्सीड हो उसके लिए प्लेंटिफ को ये सब चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। देखते हैं क्या क्या है। ही हैड डन द एक्ट और हैड डिलीवर्ड द थिंग लॉफुली, उसने कोई जो काम किया है या फिर जो कोई डिलीवरी की है किसी चीज़ की वो लॉफुली होनी चाहिए, मतलब कानूनी रूप से सही होनी चाहिए। डैट ही डिड नॉट डू सो ग्रेटिशियसली, और वो ये भी बताएगा कि मैंने ग्रेटिशियसली नहीं करी है वो चीज़ें, किसी मतलब काइंड रूप से नहीं करी है, मैंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं करी है, मैंने पैसे के लिए की थी। डैट द अदर पर्सन इन्जॉय द बेनिफिट, और जो आपका दूसरा बंदा है उसने बेनिफिट भी कुछ इन्जॉय करा है। इसके अंदर हमारे पास एक केस लॉ है विच इज श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एयर 1968 130। श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एयर 968 130।
वेयर के अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर के था एक गवर्नमेंट सर्वेंट, वॉज कंपल्सरी रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो कंपल्सरी रिटायर हो गया था। ही फाइल्ड अ रिट पिटिशन एंड ऑब्टेन इंजेक्शन अगेंस्ट, तो उसने एक रिट पिटिशन फाइल करी। रिट पिटिशन क्या होता है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर केस को फाइल कर देते हो बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर गए हुए। एंड ऑब्टेन इंजेक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर, और उसने ऑर्डर के अगेंस्ट में एक इंजेक्शन ले लिया, मतलब उस ऑर्डर को रुकवा दिया। ही वॉज रेस्टेडेड एंड वॉज पेड सैलरी बट वॉज नो वर्क। तो देखो अब क्या हुआ कि एक के है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो रिटायर हो गया पूरी तरीके से, पर उसने क्या करा कि हाई कोर्ट के अंदर उसने कर दी केस फाइल, और जो उसका रिटायरमेंट का लेटर था, ऑर्डर था, उसे रुकवा दिया। तो बाद में उसे दोबारा जॉब पे रख लिया गया, उसे सैलरी भी दी गई, पर उसने कुछ काम नहीं किया। बाद में गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपील करी, दोबारा से केस करा और बोला कि इन भाई साहब ने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है, और जो हमने इन्हें पैसा दिया वो हमें वापस होना चाहिए। तो फिर ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ सही बात है, गवर्नमेंट जी की हमारे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो वो इंटाइटल्ड हैं कि वो रिटर्न करेंगे उस बेनिफिट्स को जो उन्हें सैलरी पे हुई है। देन हमारे पास डी पॉइंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर किसी बंदे को गुड्स मिलते हैं किसी दूसरे बंदे के, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, ठीक है, ऐसे गुड किसी बंदे को मिल जाते हैं जो बिलोंग करते हैं किसी और व्यक्ति को, एंड है टेक देम इनटू हिज कस्टडी, और वो अपनी कस्टडी में उन्हें ले लेता है, इज सब्जेक्टेड टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उसी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सब्जेक्टेड रहेगा जैसे कि बेली रहता है। बेली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो वो आपको याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दस फाइंडर ऑफ गुड लॉस्ट गुड्स हैज़ क्या क्या टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी अ मैन ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। तो मतलब जो आपको गुड्स मिले आप उनकी केयर करोगे जैसा कि एक नॉर्मल बंदा करता है, अगर वो आपके भी गुड्स होते तो। नो राइट टू अप्रिशिएट द गुड्स, आपको कोई अप्रोप्रिएट मतलब आप उनका कोई फ़ायदा नहीं उठाने वाले हो। टू रिस्टोर द गुड्स, ठीक है, इफ़ द ऑनर इज़ फाउंडेड, आप रिस्टोर करोगे उन गुड्स को जो मतलब अगर ओनर आपको मिल जाता है तो। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, मैं वो आपको भी बताऊंगा। ये देखिए हमारे पास एक केस लो है उससे पहले, विच इज़ हॉलिन वर्सेस हॉलर आर सॉरी एल आर एंड एल सॉरी एच एल। इसमें क्या हुआ था कि एच ने एक दुकान पर गया था एफ की, ठीक है भाई, और वो थी ज्वेलरी शॉप। तो वहाँ पर उसे फ्लोर पर एक डायमंड मिला पड़ा हुआ, तो उसने शॉप के मालिक को दे दिया था कि आप इसे रख लीजिए, ये मुझे नीचे मिला है, अगर आपका इसका कोई ट्रू ओनर मिल जाता है तो आप उसे वापस कर दें। खूब ढूंढने के बाद 1-2 महीने बीत गए, तब जो एच है वो वापस गया कि मैंने आपको एक डायमंड दिया था नीचे से उठा के, अगर उसका ओनर आपको नहीं मिला है तो वो आप मुझे वापस करेंगे कि आई एम द पर्सन हु हैज़ फाइंड द गुड्स। फिर जो शॉप का ओनर था उसने मना कर दिया कि मैं आपको ये गुड्स वापस नहीं करूँगा, आई विल नॉट restore you that goods. So then H goes to the court and case sue upon F the shop owner, and it was held that कि जो आपका शॉप का ओनर है उसे डायमंड वापस करना होगा H को, क्योंकि H इज द पर्सन हु हैज़ फाइंड द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्सेप्शन बताने वाला था, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ पाई है 100 रुपये की, और आपने जो आपका ट्रू ऑनर है उसे ढूंढने के लिए आपने 80 रुपीज़ ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, देन आप उन 100 रुपये को अपने पास रख सकते हो। डैट मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर कि आपने जो आपको गुड्स पाए हैं उसकी 3/4 जो कॉस्ट है वो आपने ऑलरेडी इनकर्ड कर दी है, देन यू आर एबल टू उन गुड्स को आप रख सकते हो, आप उसके हकदार हो, यू आर एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स, सॉरी। देन हमारे पास ई पॉइंट विच इज़ मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अगर आपने कोई पैसे पे कर दिए हैं गलती से या फिर कोर्जन में आकर, कोर्जन मतलब डरा धमका कर आपने किसी से पैसे मतलब किसी ने आपसे पैसे ले लिए थे। अ पर्सन टू हुम द मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक
और अंडर कोर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो उस बंदे को, जिस बंदे को गलती से पे हो गई है या फिर किसी बंदे ने कोर्जन का फ़ायदा उठा के कुछ चीज़ पैसे ले लिया या डिलीवरी ले ली किसी गुड्स की, तो उसे रीपे करनी होगी या फिर रिटर्न करनी होगी। वेरी काइंड ऑफ द पेमेंट ऑफ द मनी और डिलीवरी मिस्टेक इज रिकवरेबल। हर तरह की आपकी जो पेमेंट ऑफ मनी या डिलीवरी ऑफ गुड वो रिकवरेबल होती है। यहाँ पर भी हमारे पास एक केस है विच इज़ शिव प्रसाद वर्सेस श्री चंद्र एयर 1949 PC 297। और एक हमारे पास और केस है विच इज़ सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल एयर 1959 SC 835। यहाँ पर क्या हुआ था कि आप पेमेंट ऑफ मल्टीपल टैक्सेस म्यूनसिपल टैक्सेस मेड अंडर मिस्टेक एंड बिलीव सो बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ लीज कैन रिकवरेबल फ्रॉम म्यूनसिपल अथॉरिटीज़। यहाँ पर आपने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो म्यूनसिपल टैक्सेस की पेमेंट है वो ज़्यादा कर दी थी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को, तो वो रिकवरेबल थी, जितना ही बताया गया इसके अंदर। फिर आपके पास 2-4 केसेस और हैं एंड देन द डिफरेंस, और हमने इसी के साथ कर लिया है ख़त्म अपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, विच इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ द एक्ट 1 विच इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको पसंद आई हो ये सारे लेक्चर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।